Hello everyone, welcome to your history class and we are doing second chapter of 12th history. The name of the chapter is How Inscriptions Tell a Story. इंस्क्रिप्शंस हमें हमारे पास्ट की स्टोरी कैसे बताते हैं वही इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया उसको ज़रा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसेप ने इंस्क्रिप्शंस पर लिखी हुई जो ब्राह्मी और क्रॉस्टी स्क्रिप्ट्स थी उनको 19th सेंचुरी में डिसिफर कर लिया था और ये दोनों स्क्रिप्ट्स डिसिफर होने के बाद इंडियन एपिग्राफी में एक नया मोड़ आ गया था। अब जो हिस्टोरियंस इंडिया और एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द इंडिया उन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर इंडियन हिस्ट्री को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट वी रीड अबाउट द 16th महाजनपद। 16 जो महाजनपद हुए 600 BCE से लेकर 600 CE तक के टाइम पीरियड पर जो 16 महाजनपद हुए उनके बारे में हमने पढ़ा था कि इन महाजनपदों के बारे में हमें जैन और बुद्ध के टेक्स्ट से पता चलता है। इन महाजनपदों के नाम दोनों के टेक्स्ट में वेरी हैं, डिफर हैं, बट कुछ नाम ऐसे भी हैं जो दोनों में सेम हैं और वो दोनों में सेम नेम कौन से हैं? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये नाम जो है दोनों में सेम है। ओके, सो जो उसके बाद हमने रीड आउट किया था कि जो 16th महाजनपद में सबसे पहला महाजनपद हुआ वो था मगधा। मगधा बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंड था और क्या रीज़न था उसकी इतनी बड़ी डेवलपमेंट के पीछे? अर्ली हिस्टोरियंस इसके पीछे रीज़न कुछ और बताते हैं और जो जैन और बुद्ध के टेक्स्ट हैं वो इसके पीछे रीज़न कुछ और बताते हैं। अर्ली हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो मगधा था वो जो है ऐसे एरिया में फैला हुआ था जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे जिसकी वजह से उनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरा, झारखंड जैसे एरियाज़ भी उसके अंदर शामिल थे जहाँ पर उन्हें आयरन माइंस मिल जाती थी जिसकी वजह से वो टूल्स और वेपन्स वॉर के लिए बनाते रहते थे जो उनको वॉर करने में हेल्प करते थे। तीसरा जो है वॉर के लिए, मिलिट्री के लिए एलिफेंट्स एक बहुत ही मेन सोर्स हैं और यहाँ के फॉरेस्ट में बहुत अच्छे एलिफेंट्स मिलते थे जो उनके मिलिट्री में बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते थे। लेकिन बुद्ध और जैन के टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो इनके रूलर्स थे वो एम्बिशियस रूलर थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को पर रूल करना चाहते थे, इसलिए वो नई नई पॉलिसीज़ को लागू करते थे और उनके मिनिस्टर्स भी इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में उनकी हेल्प करते थे जिसकी वजह से ये बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंड हो गए थे। यहाँ तक हमने रीड आउट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एन अर्ली एम्पायर, एक प्रारंभिक साम्राज्य, एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। मगधा के ग्रोथ के साथ साथ मौर्यन साम्राज्य का उदय भी हो गया था। मौर्यन साम्राज्य के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्यन साम्राज्य को 321 BCE में फाउंड किया था। उनका जो कंट्रोल था वो नॉर्थ वेस्ट एज पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में कुछ पार्ट्स पर था। लेकिन उनका जो ग्रैंडसन हुआ अशोका वो एक बहुत ही फेमस रूलर था और उसने अपने एरिया को जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है और जिसको पहले कलिंग कहा जाता था वहाँ तक एक्सपेंड कर लिया था। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस के बारे में हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता है? 5 सोर्सेज हैं मौर्यंस के बारे में पता लगाने के हिस्टोरियंस के। सबसे पहला तो जो स्कल्पचर्स वहाँ पर मिले हैं उनसे हमें मौर्यंस की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दूसरा, मैक्स्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर्स थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इंडिया में आए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सो उनके जो अकाउंट्स थे, उनके जो रिटर्न रिकॉर्ड्स थे उनसे भी हमें मौर्यन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। थर्ड वन इज अर्थशास्त्र के हालांकि कुछ पार्ट कौटिल्य और चाणक्य भी जिनको कहा जाता था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक मिनिस्टर थे उन्होंने लिखे हुए हैं, बट इस अर्थशास्त्र से हमें मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ओके, फोर्थ है जो जैन, बुद्ध और पुराणिक लिटरेचर, हमारे जो संस्कृत लिटरेरी वर्क हैं उनमें भी मौर्यंस के बारे में लिखा हुआ है, उनसे हमें पता चलता है। ये तो थे ही सोर्सेज और जो सबसे मेन, जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज हैं वो हैं इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस थी उनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है। अशोका का टाइम पीरियड क्या रहा है? 268 से 230 तक का उनका टाइम पीरियड रहा है रूल करने का। ओके, सो इन इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत कुछ पता चलता है। सो ये 5 सोर्सेज हैं जिनसे हिस्टोरियंस को मौर्यन साम्राज्य के बारे में पता चलता है।
अशोका पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को इन पिलर्स पर या रॉक्स पर वो खुदवा देते थे कि जो भी वो मैसेज अपनी जनता को देते थे या फिर अपने ऑफिसर्स को देते थे वो सारे के सारे मैसेजेस को वो पिलर्स पर या रॉक्स पर खुदवा देते थे। उन्होंने धम्म के लिए भी, धम्म को समझ लिया था बहुत अच्छी तरह से। धम्म एक प्रकार का धर्म ही था। धम्म के जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ही सिंपल थे। क्या क्या प्रिंसिपल्स थे? एक तो सबसे पहले हमें जो हमारे एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उनको बहुत काइंडली ट्रीट करना चाहिए। जो सेंट्स हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरों के रिलीजियस और ट्रेडिशंस को भी ऐसे ही रिगार्ड करना चाहिए जिस तरह से हम अपने ट्रेडिशंस और रिलीजियस को रिगार्ड्स करते हैं। सो ये सिंपल से प्रिंसिपल्स धम्म के थे। इन सभी प्रिंसिपल्स को उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पर खुदवा दिया था और अलग अलग प्लेसेस पर सिचुएटेड कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। एम्पायर को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे? यहाँ आप ये मैप देखिए बेटा, इतने बड़े एरिया में जो ये येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा जो है मौर्यन एम्पायर था। सो इतने बड़े एरिया का क्या एडमिनिस्ट्रेशन सेम रहता होगा? इसमें अफगानिस्तान के भी कुछ पार्ट हैं और उड़ीसा के भी कुछ पार्ट हैं। अफगानिस्तान जो कि एक हिली एरिया है और उड़ीसा जो कि एक कोस्टल एरिया है। सो अफगानिस्तान हिली एरिया और कोस्टल एरिया में सेम रूल अप्लाई नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका वेदर वेरी करता है, डिफर होता है। सो हमारे हिस्टोरियंस इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि जो इनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती थी वो अलग अलग एरिया में अनलाइक होती थी, वो सेम नहीं होती थी क्योंकि ये जो है अलग अलग टाइप के टेरेन में सिचुएटेड थे। ओके, हाँ, ये हो सकता वहाँ पर जो है मेन 5 पॉलिटिकल सेंटर थे और उन पॉलिटिकल सेंटर में कौन से थे? सबसे पहला जो था उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र, उसके साथ कुछ 4 प्रोविंसेस थे जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी। ये 5 मेन वहाँ पर सेंटर रहे हैं, पॉलिटिकल सेंटर्स थे। और इन पॉलिटिकल सेंटर्स के बारे में हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। अगर हम इन इंस्क्रिप्शंस को ध्यान से देखें तो हमें यही पता चलता है कि हाँ, इन जो कैपिटल थी और उसके आसपास के जो एरिया थे उनके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता होगा। ये जो सेंटर्स थे इनको बहुत केयरफुली ध्यान से चूज़ किया गया था क्योंकि जो तक्षशिला और उज्जैनी है वो ट्रेड रूट पर सिचुएटेड हैं और ट्रेड रूट पर सिचुएटेड होने की वजह से यहाँ पर आया जाई बहुत ज़्यादा रहती थी और ट्रेडिंग बहुत अच्छे से होती थी। सो इसीलिए तक्षशिला और उज्जैनी को मेन प्रोविंशियल सेंटर चुना गया था। जो स्वर्णगिरी थी यहाँ पर इन्हें कर्नाटका में गोल्ड माइंस का ये सोर्स थी। गोल्ड यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता था जिसकी वजह से ये सिक्के और अपने ट्रेडिंग में इनको हेल्प मिलती थी। सो ये जो इनके प्रोविंसेस थे इनको बहुत केयरफुली चूज़ किया गया था। अब जो ये ट्रेडिंग सिस्टम था, ये ट्रेडिंग सिस्टम इस ट्रेडिंग सिस्टम के जो रूट थे वो लैंड और वाटर दोनों के थ्रू होते थे। सो इतनी बड़ी जर्नी, जैसे अगर हम पाटलिपुत्र से नीचे उड़ीसा की तरफ आए या दूसरे प्रोविंसेस में जाएं, दूसरे एरियाज़ में जाएं तो टाइम तो बहुत लगता होगा। और इस टाइम के लिए जो ये ट्रेडिंग की जाती थी या फिर जो ये यात्राएं की जाती थी इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं करनी होंगी। सो मिलिट्री इसके अंदर शामिल रहती थी। जो मैग्स्थनीज थे उन्होंने मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कुछ पार्ट्स में, कुछ कमेटीज़ में डिस्क्राइब किया है। उन्होंने एक कमेटी और 6 सब कमेटीज़ के अंदर इसको मिलिट्री एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया है। उनके अलग अलग वर्क होते थे। सबसे पहली जो कमेटी होती थी वो नेवी को देखती थी, यानी कि जो जल के मार्ग थे, जो जल सेना थी उसको देखती थी। सेकेंड जो कमेटी थी वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविज़न को मैनेज करती थी। थर्ड कमेटी फुट सोल्जर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। फोर्थ हॉर्सेस के लिए। फिफ्थ चैरियट्स, रथों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और जो 6 थी वो एलिफेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। सो इस तरह से ये सारी की सारी 6 कमेटीज़ जो है वर्क करती थी और जो मेन कमेटी होती थी वो इन सब का अंडरमाइन करती थी, इन सब का मतलब ऑब्जर्व करती थी कि क्या ये कमेटीज़ अच्छे से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब जो सेकंड कमेटी थी, सेकंड कमेटी जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? टू मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न। उसके काम अलग अलग होते थे, जैसे कि अरेंजिंग फॉर बुलोक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट। अगर कहीं पर वॉर होता था तो इक्विपमेंट को ले जाने के लिए बुलोक कार्ट्स को अरेंज करना। जो सोल्जर्स होते थे उनके लिए फूड और जो एनिमल्स होते थे उनके लिए फॉडर्स को अरेंज करना। सर्वेंट्स की देखभाल के लिए
सोल्जर्स की देखभाल के लिए सर्वेंट्स और आर्टिसंस को रिक्रूट करना, ये भी सेकंड सब कमेटी का ही काम होता था। अशोका ने अपने एम्पायर को टुगेदर करने का मतलब इकट्ठा करने की ही कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो धम्म के जो प्रिंसिपल्स थे, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साधु महात्माओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों के धर्मों को भी सेम उसी तरह से रिगार्ड करना चाहिए जैसे हम अपने को करते हैं। सो ये सारे जो प्रिंसिपल्स थे ये अशोका ने अलग अलग पिलर्स पर लिखवाए हुए थे, और इन पिलर्स को बहुत अलग अलग प्लेसेस पर सिचुएट करवा दिया था। अशोका का मानना था कि अगर हम धम्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो वो हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि हमारा जो डेथ के बाद दूसरा जीवन होगा वो भी बहुत अच्छा बना देगी। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरे सब्जेक्ट्स को, पूरी जनता को यही बोला हुआ था कि भाई हाँ, हमें धम्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और धम्म के प्रिंसिपल को, धम्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स को चूज़ करना, एक नई पोस्ट बना दी थी, दैट वॉज धम्म महामात्य। धम्म महामात्य एक टाइप की पोस्ट होती थी जिनका काम क्या होता था, धम्म के मैसेज को स्प्रेड करना। ओके, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर। एम्पायर जो है कितना इम्पॉर्टेंट था। जब 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस ने अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया में मौर्यन एम्पायर जो है फैला हुआ था, लेकिन उस टाइम पर हिस्टोरियंस को ये रिकंस्ट्रक्ट करने में, हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि 19th सेंचुरी में हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रूल था, मतलब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे इस हिस्ट्री के बारे में पता लगाने में। बट जो भी मॉरियंस के स्कल्पचर्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनसे ये तो पता चल गया है कि भाई हाँ, जो अशोका था वो एक बहुत ही अच्छा रूलर था, और उसने एक पावरफुल रूलर था। उसने अपनी जो पॉलिसीज़ थे उनको बहुत अच्छे से लागू किया हुआ था, इम्प्लीमेंट किया हुआ था। उनसे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था जो उनके बाद के रूलर्स हुए थे, जिन्होंने अपने आप के नेम के सामने अपने बहुत सारे टाइटल्स, ग्रैंडियोस मीन्स कि बहुत सारे टाइटल्स उन्होंने ऐड किए थे। उनसे तो बहुत अच्छा रूलर था अशोका। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी अगर 20th सेंचुरी के जो रूलर्स थे वो अपने नाम के अशोका को एक रोल मॉडल की तरह अगर देखते हैं तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। हालांकि देखो, मौर्यन एम्पायर इतना इम्पॉर्टेंट था, फिर भी इसने सिर्फ जो है 150 ईयर्स तक ही रूल किया था, जो कि एक इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं माना जाता है। अगर हम मैप नंबर 2 को ध्यान से देखें, अभी हमने देखा था कि जो येलो पार्ट था तो उसमें हमने ये देखा कि पूरे के पूरे कंट्री में ये नहीं फैला हुआ था, अलग अलग एरियाज़ में ये फैला हुआ था, जिसकी वजह से हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर जो कंट्रोल था वो यूनिफॉर्म ना रहा हो, सेम ना रहा हो, जिसकी वजह से भी ये जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया होगा। और सेकेंड सेंचुरी तक आते आते, क्योंकि 3rd सेंचुरी BCE में 321 में जो है इसको फाउंड किया गया था, 4th सेंचुरी 321 में, 4th सेंचुरी BCE में इसको फाउंड किया गया था, लेकिन 2nd सेंचुरी तक आते आते नए नए जो चीफडम्स थे और किंगडम्स थे वो इमर्ज होना शुरू हो गए थे। अब हम पढ़ते हैं इन चीफडम्स और किंगडम्स के बारे में। न्यू नोशंस ऑफ किंगडम्स की नई जो अवधारणाएं थी, सिद्धांत थे, राजधर्म के जो नए नए सिद्धांत शुरू हुए उनके बारे में हम रीड आउट करते हैं। जो सब कॉन्टिनेंट का दक्कन और साउथ पार्ट था वहाँ पर नए नए चीफडम्स जैसे कि चोलास, चेरास और पांड्यास ये इमर्ज होना शुरू हो गए थे, जिन्होंने तमिलकम में कौन कौन से एरियाज शामिल हैं, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, ये एरियाज शामिल हैं। यहाँ पर इन नए नए चीफडम्स ने रूल किया। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और प्रॉस्पेरियस थे। अब चीफ और चीफडम्स क्या होते थे? चीफ एक पावरफुल पर्सन होता था जिसकी पोजीशन, जिसकी पोस्ट कई बार हेरिडिटरी होती थी और कई बार हेरिडिटरी नहीं होती थी। इसके जो किनफॉक मीन्स रिलेटिव्स होते थे, ये इसके स्पॉटर होते थे। चीफ अपने अंडर के लोगों से गिफ्ट लेता था और टैक्सेस कलेक्ट करता था, और इन गिफ्ट्स को वो अपने स्पॉटर्स के अंदर जो है डिवाइड कर देता था। जनरली इनके पास अपनी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, ना ही इनके कोई रेगुलर ऑफिसर्स, अधिकारी भी नहीं होते थे। ओके, वी नो अबाउट दीज स्टेट्स फ्रॉम अ वेरी ऑफ सोर्सेज। हमें जो है इन स्टेट्स के बारे में अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है। मेनली कहाँ से मिलती है? तमिल संगम जो टेक्स्ट थे, जिनके बारे में हम 3rd चैप्टर में रीड आउट करेंगे।
तमिल संगम टेक्स्ट से हमें इन स्टेट्स के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से ये जो चीफ्स थे इन्होंने अपनी वेल्थ को और अपनी पोजीशन को एक्वायर किया था। Many chiefs and kings, including Satavahan, who ruled over parts of western and central India. सातवाहन्स ने कहाँ पर रूल किया था? वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। इनका टाइम पीरियड क्या था? 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE तक का टाइम पीरियड था। शक, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन हु एस्टेब्लिश किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। शख्स जो कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन पीपल थे, यानी कि सेंट्रल एशिया से ये लोग थे, और इन्होंने अपने किंगडम्स को नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स, हमारी कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में एस्टेब्लिश किया था। ये लोग क्या करते थे? ये जो सातवाहन और शक थे, ये अपनी वेल्थ को कैसे एक्वायर करते थे? वो दूर दूर के एरियाज पर जाते थे और वहाँ पर रूल करते थे और लोगों से ट्रेडिंग करते थे और इसके साथ साथ टैक्स भी कलेक्ट करते थे। सो यही जो है इनके वेल्थ को एक्वायर करने का तरीका था। इनका सोशल ओरिजिन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट हाँ ये पता है कि एक बार पावर एक्वायर करने के बाद ये अपने सोशल स्टेटस के बारे में अलग अलग तरीके बताते थे कि भाई हाँ, कोई अलग जो किंग है वो अपने सोशल स्टेटस के बारे में बताता था कि कैसे उसने पावर को एक्वायर किया है, कि भाई वो कह सकता था कि भाई हाँ मैंने युद्ध करके किया है। कई बार हेरिडिटरी भी इनको मिल जाती थी। तो इनका सोशल स्टेटस क्या था अभी ये कुछ क्लियर नहीं है, बट हाँ अलग अलग कहानियाँ इसके बारे में पता चली है। ओके, डिवाइन किंग्स, दैवीय राजा। दैवीय राजा का मीनिंग क्या है? अब कोई किंग दैविक तो नहीं हो सकता है, मीन्स देवता तो नहीं हो सकता है। देवता बनने के लिए ये लोग क्या करते थे? क्यों इनको डिवाइन किंग कहा गया है? क्योंकि ये जो किंग थे अपने नेम के आगे देवपुत्र, जिसका मीनिंग होता है सन ऑफ गॉड, ऐसा एक टाइटल लगाते थे, इसीलिए इनको कहा गया है डिवाइन किंग। और इसी ये अपने नेम के सामने किसी भी डाइटी का नाम जोड़ देते थे, जिसकी वजह से इनको ये नेम कहा गया है। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है कुशानास, जिन्होंने रूल किया था 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE तक। कुशानास इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। इन्होंने सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट एशिया तक के एरिया को एक्सपेंड कर लिया था, के एरिया पर रूल किया था। इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया गया है? जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और जो टेक्स्ट मिले हैं उनसे इनकी हिस्ट्री के बारे में पता चला है, और जो कॉइन्स और स्कल्पचर्स मिले हैं उनसे भी इनके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। जो कुशानास रूलर्स थे, मथुरा, उत्तर प्रदेश मथुरा के माठ के पास उनके बड़े बड़े स्टैचू मिले हैं, और ऐसे ही स्टैचू अफगानिस्तान में भी मिले हैं। ये जो स्टैचू है ये क्या कंसीडर करते हैं कि जो कुशान रूलर्स थे वो अपने आप को भगवान के समान समझते थे, गॉड लाइक समझते थे, और अपने नेम के आगे देवपुत्र लगाते थे। कौन थे? कुशान रूलर्स अपने नेम के आगे देवपुत्र लगाते थे, जिनका मीनिंग होता है सन ऑफ गॉड। और उन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया था? चाइनीज रूलर से लिया था, जो अपने नेम के आगे, जो अपने आप को सन ऑफ हेवन कहा करते थे, मीन्स भगवान का पुत्र, स्वर्ग पुत्र कहा करते थे। वहीं से ये आइडिया इन्होंने लिया था, और इसीलिए ये लोग अपने नाम के सामने सन ऑफ गॉड लगाते थे। मीन्स ये ऐसे टाइटल अपने नाम के आगे लगाने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होना चाहते थे। अब भगवान को तो सभी पूजते थे, भक्ति का टाइम था। ये इन लोगों का मानना था कि अगर हम भगवान के साथ, डाइटीज़ के साथ अपने आप को जोड़ देंगे तो लोगों के बीच में हम ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। अब अपने ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होने के लिए ये क्या करते थे? अपने नेम के सामने सन ऑफ गॉड लगाते थे, कुशानाज रूलर। ओके, बाय द 4th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। अब 4th सेंचुरी में हमें कौन से एम्पायर के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं? गुप्त एम्पायर के बारे में मिलते हैं। ये जो गुप्ता एम्पायर्स थे ये सामंताज पर डिपेंड रहते थे। सामंत कौन होते थे? ऐसे लोग जो कि कुछ एरियाज़ को, कुछ लैंड को या कुछ रिसोर्सेज को अपने अंडर कर लेते थे, अपने कंट्रोल में ले लेते थे, और फिर जो है अपने लाइफ को रन करते थे। ये लोग अपने पास मिलिट्री भी रखते थे, और ये मिलिट्री कई बार राजा की हेल्प भी करती थी। लेकिन कई बार क्या होता था, जो पावरफुल सामंत होते थे वो वीक रूलर्स को हरा कर अपने आप को नया रूलर बना लेते थे। ओके, वैसे तो ये लोग क्या करते थे? किंग के अंडर ही काम करते थे, बट जो पावरफुल सामंत थे वो अपने किंग को हरा देते थे और उसकी जगह पर थ्रोन पर बैठ जाते थे।
अब हिस्टोरियंस ने गुप्त रूलर्स की हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया है, फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग प्रशस्तिस, लिटरेचर से, कॉइन से और इंस्क्रिप्शन से, और उसके साथ इन्होंने प्रशस्तिस मीन्स इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रेज में जो पोएम लिखी जाती है उसको प्रशस्ति कहा जाता है। हालांकि जो इनके कंपोजर थे जिन्होंने ये प्रशस्तिस लिखी हैं गुप्त रूलर्स के लिए, उनके लिए ये सिर्फ अपने रूलर्स के लिए लिखी गई पोएम थी, कोई लिटरेरी वर्क नहीं था, बट हिस्टोरियंस ने इसको एज ए लिटरेरी वर्क यूज़ किया है और इन रूलर्स की हिस्ट्री के बारे में पता लगाया है। ऐसी ही एक प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि इलाहाबाद में है आज। ये जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, हरिसेन द्वारा लिखी गई थी, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में ही एक मिनिस्टर थे, उसके राजकवि थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के लिए ये प्रशस्ति लिखी हुई है। इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त, यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रेज में क्या लिखा हुआ है कि इस पूरी धरती पर उनके इक्वल कोई भी नहीं था, जितने महान राजा वो थे उतना महान राजा कोई भी नहीं था। वो छोटे मोटे जो राजा थे उनकी फेम को, उनकी जो प्रसिद्धि फैली हुई थी अपने पैरों के तरह कुचल देते थे, मतलब वो बहुत महान, उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा महान थे, अपने पैरों के तले दूसरे राजाओं की फेम को कुचल देते थे। हाँ, महान ऐसा नहीं है कि ये सबको मारते थे, इसके साथ साथ वो क्या करते थे, डोनेट भी करते थे, जो पीड़ित होते थे, दुखी होते थे, उनके दुख को भी सुनते थे और उनके दुखों को दूर करने की भी कोशिश करते थे। सो हर तरीके से जीनियस थे ये। यहाँ पर जो हरिसेन है उन्होंने क्या कहा है समुद्रगुप्त के बारे में कि ये जो है कुछ देवताओं के इक्वल थे। कौन से देवताओं के इक्वल थे, ही इज इक्वल टू द गॉड्स कुबेर, कुबेर के इक्वल, द गॉड ऑफ वेल्थ जो कि धन के देवता थे, वरुण के इक्वल जो कि ओशियन के देवता थे, इंद्र के इक्वल जो कि रेन के देवता थे, और यम जो कि डेथ के देवता थे। मतलब इन सब के साथ इनको कंपेयर किया गया है कि इनके पास बहुत ज़्यादा धन था इसीलिए ये कुबेर थे, ये बहुत ज़्यादा इनकी पावर फैली हुई थी इसलिए इनको ओशियन कहा गया है, हर तरफ गरजते रहते थे, हर किसी को हरा देते थे इसलिए इनको इंद्र कहा है, और लोगों को मारते रहते थे इसलिए इनको यम भी कहा है। मतलब इनके प्रेज में ये हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रेज में ये सारी प्रशस्ति पर लिखा हुआ है। ये प्रयाग प्रशस्ति का ही एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.